बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Hafza Saira Salim, Subject Specialist at DPS and College in Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you Biology FSC class first year. Let's start our today's lecture. The topic is retroviruses, AIDS and hepatitis. First of all, we will discuss about retroviruses. रेट्रो का लफ्ज़ी मतलब है बैक। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए से आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आरएनए से प्रोटीन बनती है। लेकिन रेट्रोवायरसेस हमारे पास ऐसे वायरसेस हैं जो इसका बैक प्रोसेस करते हैं, मतलब ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम। देयरफॉर देयर नेम इज रेट्रोवायरसेस। All retroviruses are RNA tumor viruses. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितने भी रेट्रोवायरसेस हैं उनमें आरएनए है और ये सब के सब ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं। ट्यूमर की टाइप्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं। बेनाइन ट्यूमर भी हो सकता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का सेकंड नेम कैंसर भी है। दे हैव बीन नोन फॉर सेंचुरीज। हमें सदियों से इनके बारे में पता है। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। हमारी नेचर में हर जगह तकरीबन प्रेजेंट है। दे आर एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शन इन मैनी एनिमल स्पीशीज। बहुत सारी एनिमल स्पीशीज में ये ट्यूमर कॉज करते हैं। एनिमल स्पीशीज में फाउल है, रोडेंट्स हैं, कैट्स हैं। फाउल परिंदों को कहा जाता है, रोडेंट्स कुतरने वाले जानवरों को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रैट है, रैबिट है और कैट्स वगैरह हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट्रोवायरसेस। इसमें सबसे पहले है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। दे आर ऑन्कोवायरसेस आर द रेट्रोवायरसेस। ऑन्को मतलब है कैंसर। ये ऐसे वायरसेस हैं जो सब के सब कैंसर कॉज करते हैं। रेट्रोवायरसेस का मैंने आपको पहले बताया कि रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस हैं जो आरएनए से डीएनए बनाने की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट है देयर शेप। मोस्टली वायरसेस जो हैं वो स्फेरिकल हैं, सर्कुलर होते हैं शेप में। अगर इनके डायमीटर की बात करें तो इनका डायमीटर तकरीबन 100 नैनोमीटर के करीब है। दे आर इन्वेलप्ड वायरसेस, इन्वेलप्ड बाय होस्ट मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर वायरस जब होस्ट के अंदर एंटर होगा तो होस्ट इसकी मेम्ब्रेन बनाएगा जिसे इन्वेलप कहा जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे अंदर दो आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड्स हैं जिनके साथ छोटा सा पर्पल कलर का एंजाइम अटैच है। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाहर जो सबसे पहला कोट है दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन कोट होता है और ओरिजिनली वायरस इतना ही है। उसके बाद जो भी इन्वेल्प प्रेजेंट है और ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स प्रेजेंट हैं, ये होस्ट बनाता है। ये एचआईवी वायरस है जो एड्स कॉज करता है। एचआईवी कंप्लीट नेम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सबसे ज्यादा रेट्रोवायरसेस की एग्जांपल में फेमिलियर वायरस हमारे पास एचआईवी है जो एड्स कॉज करता है। दे आर होस्ट स्पेसिफिक। फ्यू वायरसेस आर नॉन स्पेसिफिक सो दे कैन इन्फेक्ट एनी सेल। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो होस्ट स्पेसिफिक नहीं हैं। ऐसे सब वायरसेस किसी भी सेल पर अटैक कर सकते हैं और उन्हें सिर्फ अटैक करने के लिए कोई भी होस्ट सेल चाहिए। इसके कंट्रास्ट में हमारे पास क्या है? मोस्टली इन्फेक्ट होस्ट सेल दैट पोजेसेस रिक्वायर्ड रिसेप्टर्स। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो होस्ट स्पेसिफिक हैं और वो होस्ट के सेल्स में स्पेसिफिक रिसेप्टर को डिटेक्ट करते हैं और उस रिसेप्टर के साथ अटैच होकर सिर्फ उसी सेल पर अटैक करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, एचआईवी रेट्रोवायरस है। यह वायरस हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स की टाइप हैं और इन पर भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं।
Therefore, HIV is also host-specific virus. In case of AIDS, host cell possess a specific receptor required for adsorption to penetrate in several types of leukocytes. आपने पहले पढ़ा हुआ है कि व्हाइट ब्लड सेल्स का सेकंड नेम ल्यूकोसाइट्स है। एड्स की अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ल्यूकोसाइट्स की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जिन पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। वायरस जाकर उन रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करता है और उन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट होके अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो प्रोसेस जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। होस्ट स्पेसिफिक एंजाइम कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। तो वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंटर होगा और उसकी कॉपी बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट है प्रो वायरस। प्रो का मतलब है पहले, मतलब ऐसा वायरस जो नेक्स्ट डॉटर वायरस बनने से पहले की स्टेज पर बनता है। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम। जब वायरस का आरएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरल डीएनए कहलाता है। ये जाकर होस्ट के जीनोम में अटैच हो जाएगा एज प्रो वायरस। तो उस होस्ट और वायरस के कंबाइंड डीएनए को प्रो वायरस कहेंगे एंड देन इट पास्ड टू प्रोजनी सेल्स। प्रोजनी सेल्स का मतलब है नेक्स्ट डॉटर सेल्स। ये प्रो वायरस एज इट इज नेक्स्ट डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास एक ल्यूकोसाइट की एग्जाम्पल है, वाइट ब्लड सेल है। वायरस इसके अंदर जाकर अटैच होगा। सबसे पहले वायरल आरएनए प्रेजेंट है जो सिंगल स्ट्रैंडेड है। सबसे पहले ये अपनी कॉपी बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज होगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये उस होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो वायरस का भी है और होस्ट का भी है और कंबाइंड फॉर्म में है। इसे प्रो वायरस कहा जाता है। इन्फेक्ट द होस्ट सेल। जब भी कोई रेट्रो वायरस किसी भी होस्ट सेल पर अटैक करेगा तो यह होस्ट सेल को कैंसर सेल में चेंज कर देगा, कैंसर कॉज करेगा उसके अंदर। अब इन सारे प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी पढ़ेंगे। एचआईवी एड्स कॉज करता है और ये एचआईवी का वायरस है। जो मैंने पहले रेट्रो वायरस की एग्जांपल बताई, अगर आप वही देखें, इसमें अंदर येलो कलर के दो स्ट्रैंड्स हैं, वो उसका आरएनए है। दो सर्कुलर शेप के हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके एंजाइम्स हैं। पर्पल कलर की जो लेयर है इट्स कैप्सिड। यहाँ तक वायरस की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उससे बाहर रेड कलर का और ग्रीन कलर की जो स्पाइक्स नजर आ रही हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, दीज आर इन्वेल्व एंड स्पाइक्स। ये होस्ट सेल की मदद से बनती हैं। सबसे पहले डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप देखें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट एंड एंट्री। वायरस की स्पाइक्स आकर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगी। इसके लिए जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं दोज आर कॉल्ड एज CD4 रिसेप्टर्स। वायरस आके सबसे पहले CD4 रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा और इनके साथ अटैचमेंट बनाएगा। इसके बाद वायरस अपना आउटर कोट सेल से बाहर रहने देगा और अपना इनर कैप्सिड सेल के अंदर एंटर करवाएगा। सेकंड स्टेप में आप देखें कि वायरस का कैप्सिड अंदर एंटर होने के बाद अनकोट हो जाएगा। अनकोट का मतलब है अपने कैप्सिड को भी उतार कर फेंक देगा, सेपरेट कर देगा। और इसमें से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। साइटोप्लाज्म में आने के बाद अब ये अभी सबसे पहले आरएनए की फॉर्म में है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये सबसे पहले आरएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे।
आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जब बनेगा तो ये दोनों हाइब्रिड डीएनए आरएनए कहलाते हैं, क्योंकि इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें प्रेजेंट हैं। उसके बाद वायरल डीएनए अपनी एक और कॉपी बनाएगा और चेंज हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और होस्ट सेल के डीएनए को कट करके सेंटर में अटैच हो जाएगा। जब ये सेंटर में अटैच हो जाएगा तो जब भी होस्ट सेल कोई भी नेक्स्ट रेप्लिकेशन करेगा तो उसके साथ ही वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट होता जाएगा। दूसरी ये बात है कि वायरल डीएनए होस्ट के फंक्शंस को कंट्रोल करना शुरू करेगा और अपने वायरल डीएनए की कॉपीज बनाना शुरू कर देगा और डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की कॉपीज बनाएगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की जो कॉपीज हैं ये न्यू डॉटर सेल्स के लिए हैं। इसके अलावा ये ऐसी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा जो वायरस के कैप्सिड में यूज होती हैं और होस्ट के साइटोप्लाज्म में वायरस की प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी। ये वायरल आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा और जब बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी तो इनकी पैकिंग शुरू हो जाएगी। 7th स्टेप में लिखा है सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ वायरल प्रोटीन्स। जितनी भी वायरल प्रोटीन्स हैं वो वायरल आरएनए को पैक कर लेंगी और बहुत सारे न्यू वायरसेस बनकर सेल से बाहर चले जाएंगे। जैसे ही न्यू वायरस सेल से बाहर निकलेगा सेल की सरफेस पे इन्वेल्प प्रोटीन्स और स्पाइक्स प्रेजेंट होंगी जिसके अंदर वायरस फौरी तौर पर पैक हो जाएगा और वायरस की मैच्योरेशन हो जाएगी और न्यू वायरसेस कंप्लीट होते जाएंगे। अब ये सारे वायरसेस जो हैं ये नेक्स्ट होस्ट सेल्स पर अटैक करने के लिए रेडी हैं और एक वायरस एक सेल के अंदर जाकर वायरस की बहुत सारी कॉपीज बहुत थोड़े से टाइम में बना देता है। अब हम इन्हीं को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ HIV। सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट। विरियन अटैच विद CD4 रिसेप्टर ऑफ टी लिम्फोसाइट। विरियन कहा जाता है मैच्योर वायरस को। यह टी लिम्फोसाइट के CD4 रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है एंट्री एंड अनकॉइलिंग। विरियन एंटर्स द होस्ट सेल। इनवेल्प उसका बाहर रह जाएगा और कैप्सिड होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा। अनकोटेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आने के बाद वायरस का कैप्सिड भी उतर जाएगा और सिर्फ वायरल आरएनए साइटोप्लाज्म में रह जाएगा। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वायरल आरएनए एक्ट एज टेम्पलेट टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। सबसे पहले वायरल आरएनए जो है वो टेम्पलेट के तौर पर काम करता है। टेम्पलेट का मतलब है सांचे के तौर पर काम करता है और इससे एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट टू फॉर्म डबल हेलिक्स। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अपनी दूसरी कॉपी बनाएगा और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा और वो कॉइल होकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना देगा। ओरिजिनल वायरल आरएनए इज डिग्रेडेड। अब चूंकि जो ओरिजिनल वायरल आरएनए था उसकी ज़रूरत नहीं रह गई, इसलिए ओरिजिनल वायरल आरएनए जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन। वायरल डीएनए एंटर्स इनटू न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट विद क्रोमोसोमल डीएनए एज प्रोवायरस। वायरल डीएनए जो है ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगा और होस्ट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा और इस कंडीशन को प्रोवायरस कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। वायरल डीएनए ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। वायरल डीएनए जो है वो आरएनए में चेंज होगा एंड ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स और फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर वायरल प्रोटीन्स भी बन रही हैं और नेक्स्ट वायरल डॉटर सेल्स के लिए आरएनए भी बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप है असेंबली एंड रिलीज। कैप्सिड अरेंज्ड अराउंड वायरल आरएनए। जो न्यू डॉटर सेल्स के लिए वायरल आरएनए होगा उसके बाहर कैप्सिड बन जाएगा
और वायरस की पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर अटैच्ड। वायरस की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी उसके लिए चाहिए, तो न्यू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी उसके साथ अटैच होते जाएंगे। कंप्लीट पैकिंग के बाद इट रिलीज्ड एज बड। जो कैप्सिड है वो सेल से बड की तरह से रिलीज हो जाएगा और वो बड उसके लिए इन्वेल्प का काम करेगी और उसके बाद उस पर स्पाइक्स अटैच हो जाएंगी और इस तरह से एक कंप्लीट मैच्योर वायरस बन जाएगा। हम इसकी ये डायग्राम दोबारा देखते हैं। इसमें भी स्टेप्स को लेबल किया हुआ है। सबसे पहले वायरस की बाइंडिंग साइट है, CD4 रिसेप्टर पर आकर ये अटैच होंगे और CD4 रिसेप्टर्स जो हैं वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पे प्रेजेंट है। जब ये एंटर होंगे तो इनका इन्वेल्प बाहर रह जाएगा। वायरल RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और कैप्सिड इसके अंदर एंटर होंगे। कैप्सिड बाद में डिग्रेड हो जाएगा और वायरल RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है ये वायरल RNA से वायरल DNA बनाएगा और फिर वायरल DNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा जो न्यूक्लियस के अंदर जाकर होस्ट के DNA में अटैच हो जाएगा। होस्ट का DNA इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करेगा, मैसेंजर RNA बनाएगा, मैसेंजर RNA साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, वायरल प्रोटीन्स बनेंगी और RNA जीनोम बनेगा जो नेक्स्ट डॉटर सेल्स के लिए है। फिर इनकी असेंबली होगी, ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और नेक्स्ट डॉटर वायरसेस पैक होते जाएंगे। पैकिंग के बाद ये रिलीज होते जाएंगे और रिलीज किस फॉर्म में होंगे? बड बनाकर रिलीज होंगे। जब बड बनेंगी तो इसके बाहर इन्वेल्प बन जाएगा और साथ ही इस पर स्पाइक्स अटैच कर दी जाएंगी। उसके बाद ये मैच्योर विरियन में दोबारा से चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एड्स। एड्स एब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब है हासिल करना, इम्यूनिटी से लफ्ज़ निकला है, कुव्वत मुदाफ़ियत को कहते हैं। डेफिशिएंसी कमी हो जाना, सिंड्रोम कलेक्शन ऑफ डिजीज़। मतलब एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है और इस डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले है इसकी डिस्कवरी। जब फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ तो ये होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी डिस्कवर हुआ और नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी। पहले हम पढ़ेंगे होमोसेक्सुअल्स के बारे में। होमोसेक्सुअल्स ऐसे लोग हैं विच हैव द अट्रैक्शन बिटवीन पर्सन्स ऑफ सेम जेंडर फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। In 1980s, AIDS was discovered in young males having one or more complex symptoms. 1980 में यंग मेल्स में ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ और उनके बहुत कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स थे। जनरली उनमें क्या था? लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम। एक जनरल बात सिर्फ यही थी कि उन सब में इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी थी, बाकी इसके अलावा सब सिम्टम्स डिफरेंट थे। उन सिम्टम्स में क्या था? स्वीयर नमोनिया, स्वीयर वेस्कुलर कैंसर। वेस्कुलर कैंसर का मतलब है वेन्स में कैंसर प्रेजेंट था। सडन वेट लॉस, उनका वजन अचानक से कम हो गया था। स्वोलन लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। जब हमारे ब्लड में से कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारी वेन्स से बाहर आ जाए तो उस सारे फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है और दोबारा से ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम में किया जाता है। अब लिम्फेटिक फ्लूइड में डिफरेंट जर्म्स भी आ जाते हैं। उन सब को किल करने के लिए बॉडी में कुछ ऐसे फिल्टरिंग पोर्शंस प्रेजेंट हैं जो इन लिम्फ से जर्म्स को किल करेंगे। उन पोर्शंस को लिम्फ नोड्स कहा जाता है। एड्स के पेशेंट्स में लिम्फ नोड्स स्वेल्ड थे, मतलब वहां पर इन्फेक्शन बहुत हाई स्टेज पे था। अब नेक्स्ट है इसकी डिस्कवरी इन नॉन होमोसेक्सुअल्स। Soon after, it was discovered in non-homosexuals who were given blood and blood products. बाद में ऐसे लोगों में भी ये बीमारी डिस्कवर हो गई जिनमें रिसेंटली ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स की ट्रांसफ्यूजन की गई थी। अब इसके कुछ टाइम बाद मतलब इसके वायरस की डिस्कवरी की गई। ये HIV वायरस है। इसकी स्ट्रक्चर आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके सेंटर में कैप्सिड प्रेजेंट है जो प्रोटीन कोट है और प्रोटीन कोट के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है।
और बाहर वाली साइड पर इसमें वायरल इन्वेलप प्रेजेंट है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स की स्पाइक्स प्रेजेंट है। In 1984, it was identified by research team from Pasteur Institute in France and National Institute of Health in USA. इन दो अदारों ने मिलकर 1984 में फर्स्ट टाइम इस वायरस को आइडेंटिफाई किया, ब्लड में इसे आइडेंटिफाई किया गया और फिर 1986 में इसका नाम रखा गया HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है साइट ऑफ एक्शन, मतलब HIV अटैक कहाँ पर करता है। इसकी दो अटैकिंग साइट्स हैं। फर्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स। मेजर सेल्स अफेक्टेड बाय HIV आर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा रोल व्हाइट ब्लड सेल्स प्ले करते हैं और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स में से है। ज्यादातर HIV इन्हीं सेल्स पर अटैक करता है। As HIV infection continues in the host, जैसे ही होस्ट में HIV इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, इन्फेक्ट द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, तो ये बॉडी के सारे टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करना शुरू कर देगा, सारे सेल्स में ये इन्फेक्शन हो जाएगा। इट रिजल्ट इन फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम फौरी तौर पर फेल होना शुरू हो जाएगा। इन्फेक्टेड पर्सन बिकम ससेप्टिबल टू अदर डिजीजेस, तो ऐसे पेशेंट में बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी हमला करती हैं और उसे बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। इसकी दूसरी अटैकिंग साइट है ब्रेन सेल्स। सम सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर आल्सो इफेक्टेड। अगर HIV ब्रेन सेल्स पर इफेक्ट करे, ब्रेन सेल्स पर अटैक करे, तो उस पेशेंट की मेंटल एबिलिटीज कम हो जाती हैं, मेंटली रिटार्ड हो सकता है वो पेशेंट। नेक्स्ट है HIV is a host specific. Most recent studies in monkeys show HIV multiply their cells but do not cause disease. It means it is host specific. HIV जब monkeys में जाता है तो उनमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करता है, अपने सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन डिजीज कॉज नहीं करता। इसका मतलब है कि ये होस्ट स्पेसिफिक है और ये सिर्फ अपने ही होस्ट में डिजीज कॉज करेगा। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। HIV is transmitted by intimate sexual contact, by blood transfusions। अगर ब्लड किसी एक डोनर से लेकर पेशेंट को दिया जाए और उसको HIV के लिए टेस्ट ना किया जाए तो इससे भी एड्स फैल सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग, माँ से बच्चे में ये बीमारी जा सकती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन एक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का मतलब है डॉक्टर्स, नर्सिस और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ। ये भी अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए HIV एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। HIV से बचने के हमारे पास क्या तरीके हैं? अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सबसे पहली बात यह है HIV के पेशेंट से किसी भी तरह का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मत रखें। Avoiding direct contact from HIV is important measure for preventing disease. Prevention of intravenous injection with common syringe needles. Intravenous injections उन्हें कहा जाता है जो डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वेन में लगते हैं। अगर इंजेक्शन की सिरिंज बार बार इस्तेमाल की जाए और स्टीरॉयल सिरिंज ना यूज की जाए तो वो भी एड्स को फैलाने का बाइस बनते हैं। यूज स्टीरॉयल नीडल्स, सिरिंजेस एंड यूटेंसिल्स। इससे बचने का यही तरीका है कि हम स्टीरॉयल नीडल्स यूज करें और हर तरह के यूटेंसिल्स जो हैं वो भी स्टीरॉयल हों। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन was synthesized and administrating on experimental basis from early 2001 in South Africa. साउथ अफ्रीका में 2001 से इसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। HIV का RNA म्यूटेबल है, मतलब उसमें बहुत जल्दी म्यूटेशंस हो जाती हैं, इसलिए अभी तक इसकी वैक्सीन्स बनाना मुश्किल है। और यही प्रॉब्लम हेपेटाइटिस C के साथ, इसलिए अभी तक इनकी वैक्सीन्स नहीं बनाई जा सकी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपा का वर्ड लीवर से लिया गया है, आइट्स, ITIS। आइट्स का मतलब है इन्फ्लेमेशन।
ऐसी बीमारी जिसमें लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्वेलिंग हो जाना, इन्फेक्शन कॉज हो जाना। इसीलिए हेपेटाइटिस की डेफिनेशन भी यही है, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। वो डिजीज जिसमें लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शन कॉज हो जाए। अब नेक्स्ट है इसके कॉजेस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये इन्फ्लेमेशन किसी वायरल डिजीज की वजह से हो सकती है, किसी भी टॉक्सिक एजेंट की वजह से हो सकती है, या किसी भी ड्रग की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है सिम्टम्स, अलामात क्या है हेपेटाइटिस की। सबसे पहले है जॉइंडिस। जॉइंडिस का मतलब है यरकान हो जाना। इसमें स्किन का कलर येलो हो जाता है क्योंकि बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है। लीवर एनलार्जमेंट, लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है, स्वेलिंग होती है। फटीग, थकावट होती है। समटाइम्स फीवर, किसी किसी पेशेंट में बुखार भी होता है। इट में भी माइल्ड और एक्यूट, ये भी पॉसिबल है कि ये इन्फेक्शन थोड़ा हो। इट कैन लीड टू लीवर कैंसर, कई केसेस में हेपेटाइटिस की वजह से लीवर कैंसर हो जाता, लेकिन ये हर पेशेंट के लिए नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। देयर आर वेरियस टाइप्स, तकरीबन 7 डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। बट हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी आर वेल नोन। ज़्यादातर यही 3 टाइप्स प्रेजेंट हैं। अब हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले है हेपेटाइटिस ए, फॉर्मरली कॉल्ड एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। अब चूंकि ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाला हेपेटाइटिस है, इसलिए इसका नाम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस रख दिया गया। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस इज आरएनए वायरस एंड नॉन इन्वेल्प्ड। आरएनए वायरस है और इसके बाहर इन्वेल्प प्रेजेंट नहीं होता। हेपेटाइटिस ए की ये डायग्राम है, अगर आप देखें तो इसके अंदर ग्रीन कलर का आरएनए प्रेजेंट है जो सिंगल स्ट्रैंडेड है। वाइट कलर का जो डॉट है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और बाहर येलो कलर का कैप्सिड प्रेजेंट है, उसे बाहर इन्वेल्प प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है इसकी ट्रांसमिशन। इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। फीसिस कहा जाता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल को। इन्फेक्टेड पर्सन के सॉलिड वेस्ट मटेरियल की हेल्प से यह फैलता है और इसमें बहुत बड़ा रोल फ्लाइज का है। इफेक्ट्स, माइल्ड, शॉर्ट टर्म, लेस विरुलेंट डिजीज। हल्का सा इसका हमला होता है, शॉर्ट टर्म, जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। लेस विरुलेंट डिजीज, ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर HIV, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास। सेकेंड टाइप है हेपेटाइटिस बी। इट इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस, क्योंकि इसका वायरस सीरम में प्रेजेंट होता है। सीरम के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के फर्दर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक लिक्विड मटेरियल सीरा कहलाता है और दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। फर्स्ट टाइम इसके वायरस को सीरम में डिटेक्ट किया गया, इसलिए इसका नाम सीरम हेपेटाइटिस रख दिया गया। इट इज द सेकेंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की सब टाइप्स में से सबसे ज्यादा फैलने वाला हेपेटाइटिस सी है और उसके बाद सेकेंड नंबर पर यह है हेपेटाइटिस बी। पॉजिटिव एजेंट, इट इज कॉज्ड बाय DNA इन्वेल्प्ड वायरस। इसके वायरस में DNA प्रेजेंट है और वो अपने होस्ट में जाते ही इन्वेल्प भी बनाता है। ये इसका वायरस है, डायग्राम देख लें, आउटर इन्वेल्प और स्पाइक्स नजर आ रही हैं हमें। इट इज वेरी कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलीपाइन, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। इन एशियन कंट्रीज में ये ज्यादातर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स, अलामत क्या है? ड्यूरिंग एक्यूट अटैक, अगर इसका हल्का सा हमला है, ज्यादा स्वेयर सिचुएशन नहीं है, तो इस कंडीशन में फटीग होती है, थकावट, जॉइंडस, यरकान हो जाता है,
लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती। लेकिन अगर इसका क्रोनिक अटैक हो, ज्यादा स्वेयर सिचुएशन हो, देन इट्स इन्फेक्शन में कॉज लीवर डैमेज, तो इसकी वजह से लीवर में इन्फेक्शन ज्यादा हो सकती। नेक्स्ट है इसकी ट्रांसमिशन। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये फैलता कैसे है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं, अगर वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाएं तो हेपेटाइटिस बी का वायरस भी उनके साथ चला जाता है। बॉडी फ्लूइड्स में हमारे पास क्या क्या है? एक्सचेंज ऑफ ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, स्लाइवा, थूक को कहते हैं, सीरम के थ्रू जा सकता है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के दौरान ही मदर से चाइल्ड को हेपेटाइटिस बी हो सकता है, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिकवर कंप्लीटली एंड बिकम इम्यून टू इट। ऐसा पेशेंट जिसे HBV हुआ वो कंप्लीटली रिकवर भी कर सकता है, और ऐसे पर्सन में इतनी इम्यूनिटी आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम HBV उस पर अटैक भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट है वैक्सीन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल। इसके लिए अब हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन भी अवेलेबल है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बनाई गई है। ये HBV का वायरस है, अंदर इसके DNA प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड है, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, उससे बाहर ग्रे कलर का कैप्सिड प्रेजेंट है, और उससे बाहर इन्वेल्प और स्पाइक्स प्रेजेंट है। हमारे पास हेपेटाइटिस की नेक्स्ट टाइप है हेपेटाइटिस C, ऑल्सो कॉल्ड एज non-A non-B हेपेटाइटिस। अब चूंकि ये हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B के बाद डिस्कवर किया गया, तो इसलिए इसका नाम ही non-A non-B हेपेटाइटिस रख दिया गया। कॉजेटिव एजेंट, इट इज RNA इन्वेल्प्ड वायरस। RNA प्रेजेंट है इसके अंदर, और ये इन्वेल्प भी बनाता है। ये आप इसका वायरस देखें, आउटर इन्वेल्प प्रेजेंट है और स्पाइक्स भी नजर आ रही हैं। ये भी इसी के वायरस की स्ट्रक्चर है। अंदर रेड कलर का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है, उससे बाहर डॉट्स की फॉर्म में कैप्सिड है, और उससे बाहर इन्वेल्प और स्पाइक्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इसकी ट्रांसमिशन। ये फैलता कैसे है? इट पास्ड थ्रू, ब्लड से फैलेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। प्रेगनेंसी के दौरान ही माँ से बच्चे को ये हो सकता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। नेक्स्ट है इसके इफेक्ट्स। इट इज लेस सेवियर देन A एंड B। हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B से कम खतरनाक है। इट ऑफन लीड टू क्रोनिक लीवर डिजीज, लेकिन अगर हेपेटाइटिस C हो जाए तो ज्यादातर लीवर परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी वैक्सीन। इसकी वैक्सीन हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, और यही इसका मेजर इशू है। इसका वायरस म्यूटेबल है, म्यूटेशंस कर सकता है, इसलिए अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस D। इसे डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। ये इसका वायरस है, RNA वायरस होता है, और इन्वेल्प्ड वायरस है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस E। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। यह भी किसी पेशेंट के सॉलिड वेस्ट मटेरियल के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। मोस्ट रिसेंट वर्क ऑफ हॉलबर एंड co-workers in 2001 reveals that pigs could be the source of HEV। हॉलबर साइंटिस्ट था, उसने और उसके co-workers ने 2001 में जो वर्किंग की, उसमें यह कहा गया कि पिग्स भी HEV फैलाने में हेल्पफुल है। यह इसके वायरस की डायग्राम है। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस F एंड G। इनके कॉजेटिव एजेंट्स को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। अब यहां तक थी हेपेटाइटिस की टाइप्स। अब जर्नल प्रिवेंशनरी मेजर्स हैं कि हेपेटाइटिस से किस तरह से बचा जा सकता है। सबसे पहले है हाइजेनिक मेजर्स, मतलब साफ सुथरी चीजें खाएं और सफाई का ख्याल रखें। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, ऑर्गन, टिश्यू ऑफ द डोनर। अगर किसी भी डोनर से किसी भी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफर करना है
या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है या कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट करना है, तो उससे पहले उसे चेक किया जाए कि डोनर के ब्लड में हेपेटाइटिस वायरस तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है रूटीन वैक्सीनेशन। जिन हेपेटाइटिस की टाइप्स की वैक्सीनेशंस प्रेजेंट हैं उनकी डोज हम रूटीन में लें। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।